हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार वर्मा अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन पार्ट 1 2D में ट्रायंगल का तीसरा वीडियो देखेंगे, त्रिभुज पर बेस्ड तीसरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने 2 वीडियो देखे हैं और उसमें हम लोग ने 23 क्वेश्चन लगभग किए थे और बहुत सी ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज हम लोग ने कवर की थी। ठीक है, आज हम लोग उसी के आगे 24 नंबर क्वेश्चन से आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। लेट्स स्टार्ट। इसमें हम लोग देखते हैं एक और प्रॉपर्टी ऐसे ही कि कोई समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें समकोण बनने वाले शीर्ष, समकोण बनने वाला जो शीर्ष होता है उससे सामने वाली भुजा और जहां पे समकोण बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और वो सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में जहां पे समकोण बनता है उससे जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, लंब और आधार से बड़ा होता है कर्ण। तो कुछ हम लोग फॉर्मूले के तहत इसको देख रहे हैं कि समकोण बनने वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाले गए लंब, मतलब कर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। ठीक है, बेहद आसान है और इसको हम लोग डेरिवेट भी कर लेते हैं, डेरिवेशन भी इसका हम लोग कर लेते हैं फिलहाल, लेकिन हम लोग यहां पे इसको फॉर्मूले के तहत इसको अभी सीख रहे हैं। ठीक है, इसमें करना क्या होता है मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं। डेरिवेशन में होता क्या है कि एक बार इस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और तब क्या होगा, लंब, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंब गुणे आधार बटे 2। तो लंब एक बार ये होगा AB और आधार होगा BC। ठीक है, लंब गुणे आधार बटे 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लंब गुणे आधार बटे 2 ये हो जाएगा। और एक बार इसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब लंब ये वाला होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, जब ये लंब ये होगा, ये लंब ये होगा और आधार होगा ये, तब हम लोग फॉर्मूला लाएंगे लंब गुणे आधार बटे 2। तो आप देख रहे होंगे एक ही त्रिभुज के 2 बार फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालना है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो एक ही होगा, चाहे आप लंब इसको मान के और आधार इसको मान के क्षेत्रफल निकालिए, चाहे एक बार इसको लंब और आधार मान के क्षेत्रफल निकालिए, बात तो वही है ना। तो क्षेत्रफल तो एक ही आना चाहिए, तो दोनों के क्षेत्रफल हम लोग बराबर करेंगे, वहां से P की वैल्यू निकाल लेंगे, लंब की लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि डायरेक्ट कैसे अप्लाई करना है, तो हम डायरेक्ट आपको बताएंगे P की वैल्यू, और P का फॉर्मूला होगा, जो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं उनकी लंबाइयां ये A है, ये C है, A इंटू सी अपॉन B। मतलब समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं उनकी जो लंबाइयां होगी, उन A और C, ये है A, ये है C, स्मॉल a स्मॉल c, इन दोनों के मल्टीप्लाई को कर्ण की लंबाई से डिवाइड कर देंगे। कर्ण की लंबाई B मैंने मान ली है, तो उससे डिवाइड कर देंगे। होता क्या है, ये शीर्ष A है, वर्टेक्स A है, तो इसके सामने वाली भुजा को स्मॉल a मान लेते हैं। ठीक है, ये इधर वर्टेक्स C है तो इसके सामने वाली भुजा को स्मॉल c, और ये B है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण को स्मॉल b की लंबाई मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बन रहा है, लंब की लंबाई P इक्वल टू समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं, समकोण बनाने वाली जो दोनों भुजाएं उनका गुणनफल बटे कर्ण जो B है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा, समकोण त्रिभुज में समकोण बनने वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई, कर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे, जो समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं उन दोनों का गुणनफल बटे कर्ण की लंबाई, जिस पे लंब डाला जा रहा है। ठीक है, इससे हम लोग समकोण बनाने वाले बिंदु से, समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पे कर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं आगे देखते हैं और इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं आज। 23 तक इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, 24 से आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 24 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। इसके समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो सिमिलर जैसे ही मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है कि समकोण बनने वाले शीर्ष से कर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई, तो उसी के लिए फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसको हम लोग ऐसे ही अप्रोच करते हैं। ठीक है, मैं इसका आपको बेसिक भी सॉल्यूशन बता दूंगा,
फिलहाल आपको अभी इसको मैं डायरेक्ट करके आपको दिखा रहा हूं यहां पर। देखिए करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए जैसे ही हमें पता चला समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने भुजाएं 7 तथा 24 है, तो हमें समकोण पे हम लोग इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, ट्रिपलेट्स हम लोग को याद हो, जैसे ही समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल आता है, हमें ट्रिपलेट्स तुरंत हमारे माइंड में आते हैं। और वो ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41, ये एक बेसिक ट्रिपलेट्स होते हैं। और इनकी फैमिली भी, मतलब 3 4 5 का डबल और 3 गुना 4 गुना, 7 24 25 का डबल 3 गुना 4 गुना, 5 12 13 का डबल 3 गुना 4 गुना, ये भी समकोण बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे 7 24 आ ही रहा है, हम लोग ने रटे हुए हैं कि समकोण बनाने वाले बेसिक ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, 3 4 5 5 12 13 7 24 25, तो 7 24 आ ही चुका है, तो तीसरी साइड होगी 25। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं इसको देखते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज मैंने आपको बना दिया। ठीक है, इसमें ये मैंने मान लिया 7 है, ये 24 है, सबसे बड़ी वाली 7 24 25 से समकोण बनता है, तो सबसे बड़ी वाली भुजा हो जाएगी 25। और मुझसे कह रहा है समकोण वाले सिर से कर्ण पर, कर्ण हो गया 25, तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, इस पर डाले गए लंब की लंबाई हमसे पूछ रहा है, इसका मान हमें निकालना है, P की वैल्यू निकालनी है। P मतलब ये जो कर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई P मैंने मान ली है। ठीक है, तो इसको हम लोग ने डायरेक्ट फॉर्मूले से देखा था कि क्या करना पड़ता है, वही हम लोग अप्रोच लगाने जा रहे हैं। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P इक्वल टू समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का गुणनफल, तो हम बोलेंगे 7 × 24, समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का गुणनफल 7 × 24 अपॉन कर्ण की लंबाई, कर्ण से डिवाइड कर देते हैं 25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आप सॉल्व करिएगा, मैं कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 140 और 7 चौका 28, तो 168 आ जाएगा। यार 7 का गुणा 24 में करना है, तो 7 का गुणा पहले 20 में कर लो, तो 7 दूनी 14 140, और ये 4 बच रहा था, फिर 7 चौका 28 और कर दो, तो हो जाएगा मतलब 20 में करोगे तो 140 और 28, 140 28 168 हो जाएगा। इसमें हम लोग 25 का डिवाइड कर देते हैं, तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 18 और 0 25 सत्ते 175, 5 और 0 25 दूनी 50, 6.72 आ रहा है, 6.72। ए पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 6.72। आई होप आप समझ पाए होंगे फॉर्मूला मैंने कौन सा लगाया है, समकोण बनाने वाली भुजाएं जो होती हैं उन दोनों का गुणनफल बटे कर्ण की लंबाई। तो समकोण वाले सिर से समूह भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाती है, समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का गुणनफल बटे कर्ण की लंबाई, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। यदि ये फॉर्मूला कहीं बाई चांस आपके स्किप होता है माइंड से, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं आपको इसका सेकेंड अप्रोच बता रहा हूं, इसका फाइनल आंसर आ चुका है पार्ट, इसका सेकेंड अप्रोच देखिए कैसे क्या करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे जब लंब 7 होगा, आधार होगा 24। तो मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं, लंब 7 होगा तो हम बोलेंगे 7 गुणे 24 लंब गुणे आधार बटे 2, और ठीक है, और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल तब निकालेंगे जब लंब होगा P, लंब होगा जब P और आधार होगा 25, आधार 25 पे लंब की लंबाई P, तब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो हम बोलेंगे लंब गुणे आधार बटे 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आप इसको सॉल्व करिएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी, P का मान आ जाएगा 7 गुणे 24 बटे 25। बेहद आसान है, आप देख रहे हैं, वन लाइन से यहां से भी आ जाता है और डायरेक्ट आप अप्रोच भी लगा सकते हैं, वो भी माइंड में होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे, और इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है, लिखा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6√3 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके शीर्ष लंब पर बने एक अन्य समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बेहद आसान फार्मूला है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करने की देरी है कि कैसे मैं करने जा रहा हूं, आपको देखना है ध्यान से। ठीक है, 2 समबाहु त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे जैसे कह रहा क्वेश्चन को वैसे आगे बढ़ाते हैं। हमसे कह रहा था, आराम से पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक समबाहु त्रिभुज ऐसा दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज ये दिया गया है, ठीक है, और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, पढ़ लिया। फिर लिखा है इसके शीर्ष लंब पर, तो शीर्ष लंब होता है ये,
यही ऊंचाई जो होती है वही शीर्ष लंब। इस शीर्ष लंब पर बने एक अन्य समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस शीर्ष इस पर बने समबाहु त्रिभुज, तो इस पर समबाहु त्रिभुज बनाना है तो हम लोग कैसे समबाहु त्रिभुज बनाएंगे? ऐसे ही तो बनाएंगे, देखिए यही तो होगा इस पे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया और इसका हमसे क्षेत्रफल कह रहा है, इस वाले का क्षेत्रफल कह रहा है इसका। ठीक है, इसका हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कठिन नहीं है। आप समझ पाए क्या कह रहा था? कह रहा था एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल कुछ दिया था 6√3, इसके इस पर जो ऊंचाई है इसका शीर्ष लंब यही शीर्ष से डाला गया लंब, शीर्ष लंब पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए आते हम लोग करना स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, और कैसे करना है आप देखिए आराम से। कुछ बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज जो सबसे बड़ा पहला वाला समबाहु त्रिभुज दिया था उसका क्षेत्रफल का दिया गया था, उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना दिया गया है? 6√3, इसको 6√3 के इक्वल कर देंगे। अब आप चेक करेंगे यहां से √3 से √3 कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल आउट हो रहा है हमारा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से भुजा का स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो भुजा का स्क्वायर आ रही है, भुजा का स्क्वायर ये आ जाएगा, ये 4 उधर चला जाएगा तो 6 चौको 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से भुजा कितनी आ जाएगी? √24। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो भुजा आ गई पहले वाले समबाहु त्रिभुज की, अब उसकी ऊंचाई भी निकालते हैं। क्या करते हैं? उसकी ऊंचाई निकालते हैं। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ऊंचाई या शीर्ष लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, अब भुजा के प्लेस पे क्या रख देंगे? √24, तो √3/2 इंटू √24 ये आ जाएगी। ठीक है, यह आ गई ऊंचाई, और इसी जो ये ऊंचाई आई है इसी को भुजा मान के समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। जो ऊंचाई आई है इसी पे समबाहु त्रिभुज बना है, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो रिक्वायर्ड समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और भुजा क्या हो जाएगी? यही ऊंचाई तो आपकी भुजा हो जाएगी, तो भुजा का स्क्वायर, तो मतलब हम लोग बोलेंगे √3/2 इंटू √24 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कर देते हैं, ये आ जाएगा √3/4, और यहां √3 का इस वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और √24 का वर्ग करेंगे तो 24 हो जाएगा, नीचे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 4 छंग 24, ठीक है, और फिर 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो यह आ जाएगा 3 तिहाई 9 √3/2, 9 √3/2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ भी टफ नहीं है, कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, आप आराम से पेन कॉपी लेके करिए, बेहद आसान है। अपने आप से जब कैलकुलेशन की जाती तब ज्यादा क्लियर होती है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है 9 √3/2, और ये वाला इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 √3/2 डी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे क्या किया है। कुछ भी टफ नहीं है, आप आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज पे बेस्ड क्वेश्चन था, और 2 समबाहु त्रिभुज 2 बार अप्लाई किया। इसमें क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला लगाया √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और ऊंचाई के लिए भी इसने फॉर्मूला चेक कर लिया कि आपको आता है कि नहीं, √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। ठीक है, क्या लिखा है? एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 10 मीटर, 12 मीटर तथा 16 मीटर है। सबसे लंबी भुजा पर सामने वाले सिर से डाले गए लंब की लंबाई लगभग में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो लगभग में कह रहा है, यानी कि इसमें कैलकुलेशन एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो रही होगी, तो हमें लगभग में हमें फाइंड आउट करना है अपना आंसर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, तो वो 3 भुजाएं दी गई हैं, तो त्रिभुज कैसा है? कहने का मतलब है समबाहु, 3 भुजाएं दी गई हैं तो समबाहु त्रिभुज होगा कि समकोण त्रिभुज है कि अधिक कोण न्यून कोण, ये कैसे हम लोग पता लगाएंगे? अच्छा ये बताओ, सबसे पहले तीनों भुजाएं दी गई हैं 10 और 12 और 16 मीटर। ठीक है, तो तीनों डिफरेंट हैं, तो समबाहु में तो होता है तीनों भुजाएं बराबर, तो ये समबाहु तो नहीं होगा, तीनों भुजाएं एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं है, तो समबाहु त्रिभुज नहीं होगा, समबाहु नहीं होगा। तो हम लोग अब चेक करते हैं समकोण है क्या ये।
समकोण चेक करने के लिए मैंने आपको रामबाण तरीका बताया था, ट्रिपलेट्स पे आपको काम कराया था, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट्स पे, बेसिक ट्रिपलेट्स होते थे, ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं ट्रिपलेट से ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल वाले। तो वो क्या होते थे, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41, ठीक है। तो आप उसमें चेक करेंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो वो जो ट्रिपलेट्स, बेसिक ट्रिपलेट्स जो होते थे 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, सबसे बड़ी भुजा 5 यही तो होगी, सबसे बड़ी भुजा 5 13 25 यही, ठीक है। तो यही समकोण त्रिभुज में कर्ण ही तो होती सबसे बड़ी भुजा, और ये है। तो आप बताइए क्या सबसे बड़ी भुजा यहां पे मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो दी गई 16, क्या 16 ये जो राइट एंगल ट्रिपलेट्स हम लोग ने पढ़ रखे हैं, याद किए हैं, रटे हुए हैं 3 4 5 5 12 13, उसमें कहीं पे सबसे बड़ी भुजा के लिए 16 कहीं पे हम लोग बना सकते हैं क्या? मतलब इन्हीं का मतलब डायरेक्टली भी नहीं दिख रहा है 16, और क्या इनका डबल मतलब 6 8 10 10 24 26, इससे क्या 16 बन सकता है कहीं पे? डबल 3 गुना 4 गुना, इनकी फैमिली भी तो समकोण बनाती है, ठीक है। तो आप चेक करेंगे 16 नहीं बनाया जा सकता, और 16 नहीं बन रहा है तो हम लोग को जो बेसिक ट्रिपलेट्स हम लोग ने लर्न किए हैं, रटे हुए हैं, उसमें तो यार ये 16 दिख नहीं रहा है, तो 16 है ही नहीं, डायरेक्टली नहीं दिख रहा, तो समकोण बनने के चांसेस है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग और देखते हैं कि ये है क्या एग्जैक्ट, समकोण भी नहीं दिख रहा है, तो अधिक कोण है कि न्यून कोण है। ये मैं आपको चेकिंग बता रहा हूं कि जब भी किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी जाएंगी तो हम लोग कैसे चेकआउट कर पाएंगे, कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण है, न्यून कोण है, समकोण है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे मैं आपसे आपने इसके पहले पाइथागोरस प्रमेय, मैंने आप इसके प्रीवियस जो वीडियो था उसमें पाइथागोरस प्रमेय आपको मैंने करके बताया हुआ है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के इक्वल होती है। यदि शेष दो भुजाओं के वर्ग निकालो और उनको जोड़ो, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, तो हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती थी, सबसे 3 भुजाएं दी जाएंगी तो सबसे बड़ी जो भुजा दिख रही उसका वर्ग करो, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज है, और नहीं बराबर है तो समकोण राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है। यदि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के इक्वल नहीं है, तो क्या हो सकता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालिए, वो बड़ा हो रहा है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से, तो हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज होता है, ठीक है। मैं अभी इसको करके भी दिखाता हूं। और यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालें, स्क्वायर करके, मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करें, वर्ग जो आएगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा आ जाए तो न्यून कोण ट्रायंगल होता है, ठीक है। चलिए आते हैं, मैं करके दिखा भी देता हूं। 10 12 16 है तो ये अधिक कोण है कि न्यून कोण है? समकोण तो नहीं, समकोण है, अधिक कोण है कि न्यून कोण, मैं चेक करके बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 16, 16 का वर्ग करिए, 16 का वर्ग, शेष दो भुजाओं के वर्ग करिए, 10 का वर्ग और 12 का वर्ग, ठीक है। अब इनको जोड़ दीजिए तो आप चेक करेंगे 16 का वर्ग हो जाएगा 256, और 15 का 225, 16 का 256, और 10 का वर्ग हो जाएगा 100, और 12 का हो जाएगा 144। तो आप चेक करेंगे 256 क्या 100 और 144, 244 के क्या इक्वल होता है? नहीं होता है। तो जब इक्वल नहीं है, यदि ये बराबर हो जाता, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता, समकोण त्रिभुज होता तब, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा है क्या एग्जैक्टली? 256 जो है वो ग्रेटर देन है 244 से, बड़ा है, मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा आ रहा है, और जब बड़ा आता है ऐसी कंडीशन होती है तो ये अधिक कोण त्रिभुज के लिए होती है, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज है ये, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये अभी जो 10 12 16 दिया गया है अधिक कोण है। ऐसे हम लोग चेक करते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकाल लो, यदि शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा आ रहा है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा आ रहा है, जैसे अभी कंडीशन है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा आ रहा है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से, तो अधिक कोण त्रिभुज होता है। और यदि बाई चांस छोटा आ जाए, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटा होने लगे, तो न्यून कोण त्रिभुज होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 से अधिक हो। और न्यून कोण क्या होता है? तीनों ही कोण 90 से छोटे हो, और समकोण के लिए कोई एक कोण 90 हो, ठीक है। तो चलिए आते हैं, हम लोग करते हैं
अब आपको ये पता चल गया ये अधिक कोण त्रिभुज है। अब अपना हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये सब फाइंड आउट नहीं करना था, मैंने तो आपको बेसिक आइडिया नॉलेज के लिए मैंने आपको ये चीज बताई है। आते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्या करना था वो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। 3 भुजाएं दी गई हैं 10, 12, 16। तो कह रहा था सबसे बड़ी भुजा मतलब 16 जो मीटर है उस पे सामने वाले सिर से जो लंब गिराया जाएगा उस लंब की लंबाई हमें निकालनी है। तो ये अभी आपको पता चल गया ये अधिक कोण त्रिभुज है। मैं ऐसे ही रफली डायग्राम बना दे रहा हूं, ये अधिक कोण त्रिभुज है। तो सबसे बड़ी भुजा ये मान लेते हैं 16, ठीक है। तो छोटी भुजाएं हो जाएंगी 10 और 12। तो सबसे बड़ी भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई हमसे कह रहा है निकालने को। इस पर ये लंब डाला गया है, इसकी लंबाई हमें निकालनी है, ये P मैंने मान ली है, ठीक है। तो हमसे कह रहा था सबसे बड़ी भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है, तो P का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूं। देखिए इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं 2 तरीके से निकालूंगा। कैसे, एक बार 10, 12, 16 ये 3 भुजाएं, इससे इन भुजाओं से क्षेत्रफल निकालेंगे। और वो कैसे, ये समबाहु तो है नहीं, समकोण भी नहीं है, तो क्षेत्रफल निकालने का एक रामबाण फार्मूला भी तो हीरोइंस फार्मूला बताया गया था, √S माइनस B S C वाला, वो अप्लाई करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं सेकेंड वे से निकालूंगा, दूसरे तरीके से निकालूंगा। वो कैसे निकालूंगा कि ये आधार है 16 और इस पे डाले गए लंब P, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंब गुणे आधार, P × 16/2, लंब गुणे आधार बटे 2, ठीक है। ये भी तो होता है। तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 तरीके से निकालेंगे, एक बार हीरोइंस फार्मूले से और एक बार लंब गुणे आधार बटे 2 से, और दोनों को इक्वल कर देंगे तो P की वैल्यू अपने आप निकल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे मैं करने जा रहा हूं। देखिए यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा √S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। ये हमने अप्लाई किया और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से निकालेंगे। और दूसरा तरीका क्या होगा, वो होगा लंब, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब गुणे आधार बटे 2, यानी कि P × 16 पे चाहिए, P × 16 लंब गुणे आधार बटे 2, इससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, हमें S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, आधा परिमाप का आधा। तो ठीक है, तो तीनों भुजाएं 10, 12, 16 थी, तो S निकाल लेते हैं। S आ जाएगा तीनों भुजाओं का योग का आधा, यानी कि 10 + 16 + 12/2, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा 28, 38, 38/2, तो 19 आ जाएगा। S की वैल्यू आ जाएगी 19। तो S की वैल्यू यहां पे 19 रख देते हैं, ठीक है। यहां पे जब आप 19 रखेंगे तो S की जगह पे 19, और 19 में से A मतलब 10 घटा दें तो आ जाएगा 9, 19 में से B मतलब 12 घटा दें तो आ जाएगा 7, 19 में से C मतलब 16 घटा दें तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ये और इधर साइड आ जाएगा 2 से 1 कट जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है। इधर आ जाएगा 8P। अब P की वैल्यू बस चाहिए थी हमको, तो इधर देखिए ये 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, तो 3 बाहर आ जाएगा √, और अंदर आप देखिए 19 बचा हुआ है, 7 और 3, तो 19 × 7 × 3 बचेगा। तो 19 × 7 133, 133 का 3 में और गुणा करेंगे तो 399 आ जाएगा, ठीक है। और यह आ जाएगा 8P। तो यहां से P और P की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए √399 लगभग 400 के इक्वल है, √399 400 के नियरेस्ट है, तो 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20, तो √399 का वर्गमूल लगभग 20 हो जाएगा। यार √400 कितना होता है, 20, वर्गमूल 400 का कितना होता है, 20। तो ये √400 नहीं है, 399 नियरेस्ट तो है 400 के, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 20, 20 × 60। P की वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, P की वैल्यू आ जाएगी 60 बटे ये 20 × 60 बटे 8 आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 × 7 = 56 और 4 और 0 8 × 5 = 40। तो P की वैल्यू आ जाएगी 7.5, और ये एग्जैक्ट नहीं आएगी, नियरेस्ट आएगी, लगभग में आएगी, ठीक है। P का मान लगभग में आएगा 7.5। C पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप क्लियर कर पाए होंगे कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं। इसके पहले एक थ्योरी दी गई है और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको जैसे जैसे मैं बता रहा हूं सुनिए और सीखिए इसी वीडियो से, ठीक है।
स्टार्ट करें, देखिए क्या लिखा है, दो राशियों का गुणनफल, ऐसा कुछ टर्म दिया होगा, ठीक है। तो दो राशियों के गुणनफल पर नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आयत आपको पढ़ाया नहीं है, वृत्त भी नहीं पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक इनके जो एंट्री है क्लास 6, 7, 8 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत सबको पता होगा, ठीक है। बाकी अभी हम लोग इसी मेंस्ट्रुएशन के आगे पार्ट्स में करेंगे, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज जब पढ़ रहे होंगे, सर्किल जब पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे हम लोग ये इन सब के टर्म्स के बारे में देखेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत सबको आते होंगे, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं आयत का क्षेत्रफल कैसे क्या होता है। आयत के क्षेत्रफल के लिए बात करें तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो ये आप देखेंगे आयत का क्षेत्रफल दो राशियों का गुणनफल ही तो है। पहली राशि है लंबाई, दूसरी राशि क्या है, चौड़ाई। दोनों राशियों के गुणनफल ही पर तो निर्भर कर रहा है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर। अभी हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो में सर्किल में देखेंगे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब पाई तो एक कांस्टेंट होता है, पाई का मान 22/7, पाई एक अपरिमेय संख्या है 22/7, इसका मान प्रयोगों द्वारा ही देखा जाता है, ठीक है। तो पाई जो है अपरिमेय संख्या 22/7, इसका ये लगभग में मान होता है 22/7। एग्जैक्ट मान जो पाई का होता है वो प्रयोगों द्वारा ही निकाला जाता है, ठीक है। तो पाई जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, पाई का मान हर जगह, दिल्ली, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, सब जगह पाई का मान प्रयोगों द्वारा देखा जाता है। जो भी वैल्यू निकल के आती है 3.14 समथिंग और डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसका मान लगभग में होता है 22/7। एग्जैक्ट मान नहीं होता है, 3.14 भी एग्जैक्ट मान नहीं होता है, लगभग में होता है, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 लगभग में वैल्यू होती है ये। तो पाई हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, पाई एक कांस्टेंट संख्या है। तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल किस पर निर्भर करेगा, त्रिज्या गुणे त्रिज्या पे, यही वेरिएबल्स हैं। तो त्रिज्या गुणे त्रिज्या दो राशियों का गुणनफल ही तो हुआ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिए ये टर्म्स जो है, आयत का क्षेत्रफल दो राशियों का गुणनफल है, लंबाई गुणे चौड़ाई। वृत्त का क्षेत्रफल भी त्रिज्या गुणे त्रिज्या पे निर्भर कर रहा है, दो राशियों का गुणनफल है। पाई पर तो निर्भर ही नहीं कर रहा क्षेत्रफल, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये चेंज ही नहीं हो सकता, वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं सिर्फ, त्रिज्या गुणे त्रिज्या की वैल्यू बढ़ घट सकती है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने अभी इसी वीडियो में देखा है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब √3/4 ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, √3/4 ये कांस्टेंट टर्म है। तो क्षेत्रफल किस पर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मेनली निर्भर किस पर कर रहा है, डिपेंडेंट किस पे है, भुजा के स्क्वायर पर, भुजा इंटू भुजा। भुजा का स्क्वायर क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, पहली राशि भी भुजा, दूसरी राशि भी भुजा है। तो दो राशियों के गुणनफल पर ये सब है, चीजें निर्भर हो रही हैं। तो हमसे कोई कहेगा, ऐसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, आयत की लंबाई 20% से बढ़ा दे, चौड़ाई 10% से घटा दे, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। तो हम कहेंगे आयत के क्षेत्रफल दो राशियों का गुणनफल है, तो दो राशियों के गुणनफल पे नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला अप्लाई करने होता है, ठीक है। तो आप इसको, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं, दो राशियों के गुणनफल पर जब भी नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज अप्लाई करना हो, तो हम लोग एक फॉर्मूला अभी आपको मैं बताने वाला हूं, वो अप्लाई करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। x क्या होता है, पहली वाली राशि पर प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। यदि बढ़ रही है 20, जैसे हमसे कहे आयत की लंबाई 20% से बढ़ रही है, तो प्लस का 20, ठीक है। तो यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो x क्या है, यहां पे फॉर्मूला क्या है, x + y + xy/100, ठीक है। ये इसका रामबाण फॉर्मूला है, x + y + xy/100, ठीक है। अब इसमें x और y टर्म्स हैं क्या, x है पहली वाली राशि में प्रतिशत परिवर्तन, जैसे कहे 20% की वृद्धि, तो पहली वाली राशि में 20% की वृद्धि, तो प्लस का 20 लेंगे, और दूसरी वाली राशि में कहे 10% की कमी, तो y की जगह पे माइनस का 10 रखेंगे सिर्फ, ठीक है, और कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला है, विद साइन काम करते हैं इस पे, x + y + xy/100, जो बढ़ रहा है वृद्धि के लिए प्लस में और माइनस के लिए, मतलब कमी के लिए माइनस में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ये सब लिखा हुआ था। अब मैं आपको बताता हूं कि कब हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कब हम लोग एक रामबाण अप्रोच लगाएंगे। रामबाण अप्रोच मतलब परसेंटेज को भिन्न में चेंज करने वाला अप्रोच कब लगाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है, कब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x + y + xy/100, और कब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे, तो रामबाण अप्रोच कब लगाएंगे। रामबाण हर जगह लग जाती है, ठीक है। तो जब भी मैं आपको बताऊं, जब भी परसेंटेज फॉर्म इजी फॉर्म हो, दो तरीके से फॉर्म होगी, परसेंटेज की बहुत इजी फॉर्म होगी,
जैसे हमसे कभी कहेगा आयत की लंबाई 20% से बढ़ा दे, चौड़ाई 10% से घटा दे, तो इजी फॉर्म के हैं ये परसेंटेज। या क्या है, वृत्त की जो त्रिज्या है 10% से घटा दें तो वृत्त के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये इजी फॉर्म बोलते हैं, मतलब 10%, 12%, 15%, 18%, 20%, 25%, जिनको आसानी से जोड़ा घटाया जा सकता है, वो इजी परसेंटेज फॉर्म है। और डिफिकल्ट परसेंटेज फॉर्म क्या कैसी होती हैं, जैसे 12.5%, 12 से 1/2%, 8 से 1/3%, 42 से 6/7%, ठीक है, 16 से 2/3%, 33 से 1/3%, ये सब डिफिकल्ट फॉर्म है। देखिए भिन्नात्मक फॉर्म है, इनको जोड़ना घटाने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो जब ऐसे परसेंटेज फॉर्म जो डिफिकल्ट होते हैं, जैसे 12.5%, 16 से 2/3%, 8 से 1/3%, ठीक है, 33 से 1/3%, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रामबाण अप्रोच लगाते हैं, परसेंटेज को भिन्न में चेंज करते हैं। लेकिन जब परसेंटेज फॉर्म आसान होती है, 10%, 12%, 15%, 18%, 20, 25, 50, 75 ऐसे फॉर्म में होती है जिसको जोड़ना घटाना आसान होता है, तो हम लोग फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं। फॉर्मूला मेथड मतलब x + y + xy अपॉन 100 वाला मेथड, ठीक है। रामबाण वाला मेथड तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं जब परसेंटेज इजी फॉर्म में हो। लेकिन जब परसेंटेज इजी फॉर्म में है तो हम रामबाण ना लगा के डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है हमारा, ठीक है। और उसमें मजबूरी फंसती है जब डिफिकल्ट फॉर्म में होता है, तो वहां पे रामबाण लगाना मजबूरी होती है। चलिए आते हैं, आपने ये सीख लिया कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं कि प्रत्येक भुजा को 20% से बढ़ा दिया जाता है। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और कह रहा है हर भुजा को 20% से बढ़ा दें, तो इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, हमसे कह रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और कैसे करना है देखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट देखिए, अच्छा बताइए 20% तो इजी फॉर्म है ना, परसेंटेज की तो ये तो इजी फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म में है नहीं कि 16 से 2/3, 8 से 1/3, ऐसे तो दी नहीं गई है, तो इजी फॉर्म है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं पहले। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है। तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। √3/4 तो कांस्टेंट है, इसकी मान तो हमारे घर, आपके घर, अमेरिका, जापान, जर्मनी, सब जगह √3/4 का मान तो एग्जैक्ट कोई वैल्यू निकल के ही आएगी, वो तो चेंज किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। जो वैल्यू है यहां है, आपके यहां है, सबका मान समान ही आएगा। लेकिन भुजा का स्क्वायर, ये भुजा जो है ये वेरिएबल है, ये बढ़ाई घटाई जा सकती है, जैसा हमारे क्वेश्चन में किया भी जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्षेत्रफल जो है निर्भर कर रहा है सिर्फ भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा इंटू भुजा पर, और भुजा इंटू भुजा क्या है, दो राशियों का गुणनफल। और दो राशियों के गुणनफल पर प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना हो तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है, x + y + xy अपॉन 100, ठीक है। तो इस पर हम लोग यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्षेत्रफल पे प्रतिशत परिवर्तन हमसे कह रहा था कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे फॉर्मूला लगा देते हैं, x + y + xy अपॉन 100 वाला। x क्या होगा, पहली वाली राशि पर प्रतिशत परिवर्तन, पहली वाली राशि क्या है, भुजा, तो पहली वाली राशि भुजा, तो भुजा में क्या है प्रतिशत परिवर्तन, बता रहे थे 20%, 20% की वृद्धि कर दी जाती है, बढ़ा देते हैं, तो प्लस का 20 यहां हम लोग रख देंगे, यहां पे हम लोग वैल्यू क्या रख देंगे इसकी, प्लस की 20 रख देंगे, ठीक है। दूसरी वाली y क्या होता है, दूसरी वाली राशि में प्रतिशत परिवर्तन, दूसरी वाली राशि क्या है, वो भी भुजा है, वो भी तो भुजा है, और भुजा में 20% की वृद्धि कह रहा है। बाई चांस दोनों ही टर्म भुजा और भुजा ही हैं, और भुजा में 20% की वृद्धि है, तो x भी 20% से, और प्लस y की जगह पे भी 20%, प्लस का 20 रखेंगे वृद्धि के लिए, ठीक है। और x इंटू y, तो 20 इंटू 20 करेंगे, 20 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 इंटू 20 400, 400/100 तो 4 आ जाएगा, और 20 20 40, 44% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 44%। अब हम बोलेंगे 44% ये पॉजिटिव आ रहा है, 44% धनात्मक आ रहा है, तो 44% हम बोलेंगे वृद्धि, ठीक है, धनात्मक आ रहा है, इस कारण से हम बोलेंगे वृद्धि। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 44% की वृद्धि, ठीक है। क्षेत्रफल में 44% इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, परसेंटेज इजी फॉर्म था, तो दो राशियों के गुणनफल फॉर्मूला, क्षेत्रफल का हमें फॉर्मूला लर्न होता है, याला क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो दो राशियों का गुणनफल भुजा इंटू भुजा पे, मतलब क्षेत्रफल क्या था, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, दो राशियों के, अल्टीमेटली दो राशियों के गुणनफल
पर ही निर्भर कर रहा था क्षेत्रफल। और जब भी दो राशियों के गुणनफल पर नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज निकालना हो, मतलब क्षेत्रफल पर नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज निकालना था, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। x क्या होता है? पहली वाली राशि में प्रतिशत परिवर्तन, तो ये 20% पहली वाली वृद्धि थी, दूसरी भी 20% की वृद्धि थी, तो सॉल्व कर लिया। ठीक है, 44% आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो क्वेश्चन देखते ही आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लगाएंगे और x के प्लेस में 20, y के प्लेस में 20 अप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 20 40 और 400/4 तो 4, तो 44% डायरेक्ट आंसर पे टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी ऐसा ही है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा को आपकी कह रहा है 2.5% से घटा दें, 2.5% से घटा दें। ठीक है, तो 2.5% इजी फॉर्म ना हम बोल सकते हैं इसको, मतलब जो इसको भी जोड़ा जा सकता है 2.5, लेकिन आप यदि इसको ऐसे लिखते हैं 2 से 1/2, तो ये डिफिकल्ट फॉर्म हम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको मैं आपको दोनों ही तरीके से दिखा रहा हूं। 2.5% दिया था, इसको ऐसे भी तो बोल सकते थे 2.5%। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट फॉर्म में दिख रहा है इस टाइम। तो इसको सॉल्व करने के लिए रामबाण में मैं अप्रोच आपको यहीं पे सिखाऊंगा। मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों इसलिए लगाऊंगा क्योंकि आपको मैं सिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं आपको रामबाण लगा के भी दिखाऊंगा कि रामबाण की जरूरत पड़े तो आप कैसे निकाल ले जाएंगे क्वेश्चन, और फॉर्मूला मेथड यदि आप लगा पा रहे हैं, फॉर्मूला लग जा रहा है आसानी से, इजी परसेंटेज फॉर्म है तो वहां पे भी आप लगा दीजिए। अभी फॉर्मूला मेथड मैंने आपको लगा के दिखाया भी है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। मैं पहले आपको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला मेथड, तो फॉर्मूला मेथड क्या है? आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी आपने देखा ही था, भुजा इंटू भुजा पे निर्भर कर रहा था। क्षेत्रफल किस पर निर्भर कर रहा था? दो राशियों के गुणनफल मतलब भुजा इंटू भुजा पे तो निर्भर कर रहा था। अभी आपने एग्जैक्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही तो देखा था, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो √3/4 तो कांस्टेंट था, उस पर तो निर्भर नहीं कर रहा है क्षेत्रफल, वो तो कांस्टेंट है, उसके कारण क्षेत्रफल घटेगा बढ़ेगा नहीं, निर्भर कर रहा है भुजा के वर्ग पर, भुजा इंटू भुजा पर। भुजा बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, भुजा घटाएंगे तो क्षेत्रफल घटने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसमें मुझे ये पता चल गया दो राशियों के गुणनफल पर नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 अप्लाई कर देंगे। ठीक है, x के प्लेस पे क्या रख देंगे? x के प्लेस पे हम लोग रख देंगे पहली वाली राशि में प्रतिशत परिवर्तन। पहली वाली राशि क्या है? भुजा, तो 2.5% की कमी है, तो माइनस का 2.5, आराम से देखिएगा, माइनस का 2.5, 2.5% की कमी। दूसरी वाली राशि क्या है? वो भी भुजा है, तो उसमें भी 2.5% की कमी हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2.5। फिर क्या करेंगे? x इंटू वाई, तो माइनस का 2.5 इंटू माइनस का 2.5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं ये आपको दिखा दे रहा हूं, 2.5 इंटू 2.5 हो जाएगा 6.25। मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूं अब अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये माइनस का 2.5 जोड़ेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस का 5 प्लस कैलकुलेशन है थोड़ी सी, और 6.25 अपॉन 100। ठीक है, 6.25 अपॉन 100। आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का 500, माइनस का 500 में से 6.25 आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं कर दे रहा हूं, तो इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी, माइनस का 500 तो हो जाएगा 493.75। आप करिए, 500 में से 6.25 घटाएंगे और ये आ जाएगा माइनस का अपॉन 100 अभी नीचे। ठीक है, तो माइनस का 4.93 ये जाएगा, तो ये वाला आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। अभी 100 का जब डिवाइड करेंगे तो 2 स्थान दशमलव शिफ्ट होगा, तो 4.9375 आ जाएगा। और माइनस साइन क्या दिखाएगा? ये माइनस साइन हमारा एक फाइनल में क्या दिखा रहा है? माइनस साइन दिखा रहा है कमी को ओनली। ठीक है, तो हम बोलेंगे 4.9375% की कमी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। ये माइनस साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कमी के लिए। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा होता है तो वृद्धि बोल रहे होते हैं। चलिए आते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं रामबाण अप्रोच से भी आपको करके दिखा देता हूं। और रामबाण अप्रोच क्या होगी? 2.5 जो परसेंट थी इसको भिन्न बदलते हैं। जो 2.5% था, पहली वाली राशि भी 2.5% से घट रही, दूसरी वाली राशि भी 2.5% से, तो हम लोग घटाते हैं।
तो पहली वाली 2.5% जो थी उसको घटाएं तो सॉरी हाँ इसको परसेंटेज को भिन्न बदलें तो आप चेंज करिएगा 2.5 अपॉन 100 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा 25 अपॉन दशमलव शिफ्ट करें, हटाएं, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करें तो ये 1000 हो जाएगा। तो आप ये करिएगा, ये 1 अपॉन 25 चौक 1 अपॉन 40 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे दूसरी वाली राशि भी भुजा ही थी और वो भी 2.5% से कमी हो रही थी, तो वहां पे भी ऐसे ही परसेंट उसको भी चेंज करेंगे तो वो भी सेम यही आएगा 1/40। अब इसका क्या मतलब है, 2.5% की कमी था ना क्वेश्चन में कि भुजा 2.5% से कमी कर दी है, तो इसका मतलब है यदि पहले भुजा 40 थी, सुनिएगा रामबाण मेथड में क्या करते हैं, 2.5% की कमी को हमने भिन्न में बदला 1/40, तो पहले भुजा 40 थी, पहले भुजा 40 थी, ठीक है, और 40 पर 1 की कमी, तो अब कितनी हो जाएगी 39। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, पहले फर्स्ट भुजा और दूसरी सेकेंड भी है, सेकेंड टर्म जो भी है, ठीक है, और पहले और अब ये मैं आपको सजा रहा हूं, इतना एग्जैक्टली करते नहीं है। ठीक है, पहले कितनी थी, पहले वाला टर्म थी भुजा, वो भी 2.5% की कमी, तो यानी कि 40 पर 1 की कमी तो 39 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी वाली राशि भी भुजा थी तो वो भी 2.5% की कमी, तो वो भी 40 से 39 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी वाली राशि भी तो 40 से 39 हो जाएगी। और क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल इन दोनों राशियों के गुणनफल पर निर्भर कर रहा था, तो क्षेत्रफल इन दोनों राशियों का गुणनफल कर देंगे। तो यार क्षेत्रफल क्या था, दोनों राशियों के गुणनफल भुजा इंटू भुजा पर निर्भर कर रहा था, तो 40 इंटू 40 हो जाएगा। फाइनली आप चेक करिएगा, 40 इंटू 40 हो जाएगा 1600। ठीक है, ये अनुपात मान लेते हैं, और ये हो जाएगा 39 का इंटू 39 का वर्ग। और आपने 1 से 50 तक वर्ग आपने लर्न कर लिए होंगे, और मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट रामबाण वीडियो भी बनाया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे, वर्ग और वर्गमूल पे। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको वीडियो में सिखाया था कि 1 से 50 तक की वर्ग आपको लर्न ही करने हैं यदि मैथ्स अच्छे से सीखनी है। तो 39 का वर्ग आपको मैंने रटाए थे कि 30 का वर्ग 931 का 961, 32 का 1024, 33 का 1079, 34 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1440 और 39 का 1521, ये मैंने आपको लर्न कराया था। ठीक है, तो 1521 आ जाएगा। ये मैं रामबाण अप्रोच बता रहा हूं, ठीक है, और रामबाण तो कहीं भी अप्लाई हो सकती है, कभी भी क्वेश्चन आपका कभी नहीं छूटेगा, और यही तरीका ही होता है। रामबाण मतलब परसेंटेज को भिन्न बदलते हैं। बाई चांस यहाँ दोनों ही भुजाएं थी तो दोनों ही बार 2.5% की कमी होगी, तो 1/40, 40 पर 1 की कमी, मतलब 40 से 39, 40 से 39, और क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों राशियों का गुणनफल ही तो होता है, तो 40 गुणे 40 1600, 39 गुणे 39 1521 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बोलेंगे क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल था 1600 और अब क्षेत्रफल क्या बच रहा है 1521। पहले क्षेत्रफल था 1600, अब कितना बच रहा है 1521। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालना था कि कितनी कमी हुई या कितनी वृद्धि हुई, तो 1600 से 1521 बच रहा है। तो आपको पता दिख रहा है कि कमी हो रही है क्षेत्रफल में, कि तो हमें परसेंटेज कमी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कमी, क्षेत्रफल में परसेंटेज कमी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम बोलेंगे 1600 से 1521, पहले निकालो कितनी कमी, 1600 से 1521 कितनी कमी, तो आप बोलेंगे 79 की कमी। ठीक है, कितने की कमी 79 की, और कितने पर 79 की तो कमी है, लेकिन कितने पर, पहले कितना था, पहले क्षेत्रफल कितना था 1600 से 1521 बचा है क्षेत्रफल, तो कितने परसेंट की कमी कैसे निकालेंगे, तो 1600 से 1521, तो पहले निकालो कमी, कितने की कमी हो रही है, तो 79 की कमी कितने पर, पहले कितना था वो इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले कितना था 1600 पे, 1600 पे 79 की कमी, तो 100 पे कितने की होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, 2 जीरो कट गया, 16 का भाग इसमें करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 चौक 64, 16 चौक 64 आ जाएगा। ठीक है, लगभग 5 आने वाला है ये, क्योंकि ये 79 80 के अराउंड होता है, तो 80/16 5 होता है, लेकिन एग्जैक्ट निकालने जाएं तो 16 चौक 64 और 15 और 0, 16 25 80, 16 96, 16 7 112, 16 नमा 144, 6 और 0, और 16 3 6 और 0, 16 3 48, 16 3 48, ऐसे ही आप करेंगे तो आएगा आंसर। ठीक है, और 4.93 इसी का यही आंसर आ भी रहा था, हम लोग ने चेक किया था। ये था रामबाण अप्रोच। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड दिखा दिए, फार्मूला मेथड x + y + xy अपॉन 100, और रामबाण कैसे लगाते हैं वो भी आपको सिखा दिया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना करने पर परिमिति कितने गुना हो जाएगी। परिमित मतलब परिमाप ही होता है, परिमिति का मतलब परिमाप ही होता है। ठीक है, पेरीमीटर। तो किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कह रहे हैं करने को, तो किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर रहे हैं तो परिमिति कितने गुना हो जाएगी। तो हम कहेंगे, मान लेते हैं त्रिभुज की 3 भुजाएं थी, आप आराम से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। कि मान लेते हैं आप समबाहु तो त्रिभुज दिया नहीं गया था कि तीनों भुजाएं बराबर है, कोई पता नहीं कौन सा त्रिभुज है, तो मैंने मान लिया अलग अलग भुजाएं थी ए बी सी, ये उसकी भुजाएं दी गई थी क्वेश्चन में। ठीक है, मैं कह रहा हूं भुजाएं दी गई थी कि ए बी सी। अब कह रहा है प्रत्येक को 3 गुना कर दें, तो इसको भी 3 गुना कर दिया गया, इसको भी 3 गुना कर देंगे, तीसरे वाले को भी 3 गुना कर दिया गया, तो परिमाप कितने गुना बढ़ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो सिंपल से आप देखिए, पहले परिमाप क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और अब कितना आ जाएगा, अब इसको जोड़िए। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो पहले भुजाएं a b c थी, तो योग हो जाएगा परिमाप a धन b धन c, और अब हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस 3c। आप समझ रहे हैं, इससे जब परिमाप निकालेंगे तो 3a प्लस 3b प्लस 3c, 3 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी। तो हम बोलेंगे पहले जो परिमाप था a प्लस बी प्लस सी निकल के आ रहा था, उसी का 3 गुना हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको एग्जैक्टली जैसे बता रहा हूं वैसे ही सुनिए कि कोई त्रिभुज था, भुजाएं इसकी डिफरेंट होंगी, समबाहु त्रिभुज नहीं मेंशन है, तो ए बी सी तीनों भुजाएं थी, तो परिमाप पहले होगा a धन b धन c। जब तीनों को 3 गुना कर दिया गया तो 3a 3b 3c होगी, तो परिमाप क्या होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 टाइम्स a प्लस b प्लस c बचेगा। ये पहले था परिमाप, और फिर ठीक है, अब आ रहा है 3 टाइम्स a प्लस b प्लस c, तो हम बोलेंगे परिमिति कितने गुना बढ़ जाएगी, तो 3 गुना हो जाएगी, पहले से 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को 3 गुना बढ़ना कहते हैं। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर ये हो जाएगा 3 गुना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्या करना था और कैसे किया गया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि परिमिति कितने गुना बढ़ जाएगी पूछा गया है, या कितने गुना हो जाएगी, बात वही है। ठीक है, तो वही इसका आंसर हम बोलेंगे, कितने गुना हो जाएगी पूछना चाहिए था, तो 3 गुना हो जाएगी, इसका आंसर होगा सिंपल सा। ठीक है, चलिए आए बात करें, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव कर रहे हैं, 30 पे। ठीक है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर दी गई हैं। तो क्या बताइए, ये 3 ऐसा ही तो क्वेश्चन सेम कर चुके हैं। तो 17 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सामने के शीर्ष पर, और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बस इतना दिया गया था, सबसे बड़ी वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई पूछी गई थी। और अब की भी वैसे ही है, लेकिन आपकी मेंशन है किस वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। आपकी कह रहा है 17 वाले पे डाले, 17 वाली जो भुजा है उस पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो आप ये चेक करिएगा, 17 25 26 क्या ये समबाहु बन रहा है कि समबाहु तो होगा नहीं, तीनों भुजाएं एग्जैक्ट समान नहीं है, तो क्या समकोण बन रहा है। तो समकोण के लिए ट्रिपलेट्स चेक कर लीजिए, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 जो होते हैं, उससे क्या ये आप क्या समकोण, क्या ये समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। मैं कर रहा हूं, आप देखिए, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41, तो क्या ये समकोण बनता है। तो क्या सबसे बड़ी भुजा जो 26 है, तो क्या 26 कहीं पे बन जाएगी, तो एग्जैक्ट तो नहीं दिख रही है, लेकिन इसका डबल करने पे बन रही है। तो डबल करके एक बार चेक करो, तो डबल करेंगे तो ये आएगा 10 24 26। ठीक है, और यहां पे क्या दिया गया है, यहां तो दिया गया 17 25 26, तो वो तो सेम तो है नहीं। 10 24 26 समकोण होता है, तो 17 25 26 समकोण तो नहीं दिख रहा है। तो ट्रिपलेट से आपको हिंट नहीं मिल रही है कि ये समकोण होगा, तो ट्रिपलेट से आपको हिंट नहीं मिली है समकोण होगा, समकोण नहीं पता चल पा रहा है। तो मैंने आपको तरीका ही बताया, समकोण है कि अधिक कोण न्यून कोण निकालने का तरीका भी होता है। वो क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर देते हैं, 26 का वर्ग हो जाएगा 676, 26 का वर्ग कितना हो जाएगा 676, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तब तो समकोण होता है। तो 17 का वर्ग करते हैं, 17 का वर्ग होता है 289, और 25 का 625, इन दोनों के योग के बराबर आ रहा है क्या, चेक करो, 9 5 14 और 8 2 10 1 11 6 7 8 1 9 914। तो यार ये इक्वल तो है नहीं, ये इक्वल तो नहीं आ रहा है, 676 914 के इक्वल तो नहीं आ रहा है।
सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 26 का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के इक्वल तो आ नहीं रहा है, तो इक्वल नहीं आ रहा है तो समकोण तो नहीं होगा। तो अधिक कोण है कि न्यून कोण, अब आप बताइए। मैंने आपको पहले बताया था सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 676, यदि बड़ा होता तो अधिक कोण, फिलहाल यहां पे छोटा आ रहा है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से, तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज होगा, ये तो पता चल गया। ये तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं अधिक कोण न्यून कोण। अब फिलहाल पता चल गया ये न्यून कोण है, तो क्वेश्चन को सॉल्विंग कैसे करेंगे देखिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, आप देखिए इसको, इसका फाइनल आंसर कैसे हम लाते हैं। तो ये न्यून कोण होगा तो इस न्यून कोण ऐसे बना देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा ये मान लेते हैं, ये 26 है, ये 17 है, ये 25 है। हमसे कह रहा था 17 सेंटीमीटर पे डाले गए लंब की लंबाई, तो ये लंब गिरा दिया, इसकी लंबाई p हमसे पूछ रहा है। ठीक है यार, 17 सेंटीमीटर पे लंब की लंबाई कैसे गिराओगे, यहीं से तो सामने वाले शीर्ष से ही तो लंब गिरेगा, तो ये p मान लेते हैं इसकी लंबाई। ठीक है, अब हमें p का मान निकालना है, तो फिर सेम वही अप्लाई करना है। इस त्रिभुज का दो तरीके से क्षेत्रफल निकालो, एक तो हीरोइंस फार्मूले से, मजबूरी है, रामबाण तरीका ही लगाना पड़ेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, हीरोइंस फार्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा, तीनों भुजाएं दी गई हैं। और दूसरा निकाल लो, 17 पे कह रहा था तो ये लंब की लंबाई p मान ली, और भुजा क्या आधार क्या है 17 पे डाले गए लंब की लंबाई पूछा था, तो लंब गुणे आधार बटे 2, वहां से क्षेत्रफल निकालो, दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, दोनों को इक्वल कर देंगे तो p की वैल्यू अल्टीमेटली फाइनली निकलने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हीरोइंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। और अभी मैंने एग्जैक्ट करके आपको दिखाया था इसके प्रीवियस, पहले भी एक क्वेश्चन सेम वैसे ही आ गया है, तो आप करके आप अपने आप से भी कर सकते हैं, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये हो गया। और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का दूसरे तरीके से क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, लंब गुणे आधार, लंब किसमें p, और आधार किस आधार पे 17 पे पूछ रहा है, बटे 2, लंब गुणे आधार बटे 2, यहां से निकाल लो। s की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, s होता है सेमी पेरीमीटर, तीनों भुजाओं का योग का आधा, अर्ध परिमाप, यही तो होता है, सेमी पेरीमीटर ही तो होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 17 प्लस 25 प्लस 26 बाई 2। आप इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 51, 25 दूनी 50, हाँ 51, 51 और 17, 51 17 51 58 और 68 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो s की वैल्यू आ जाएगी यहां से 34, s का मान आ रहा है 34, करिएगा, s का मान 34 यहां पे अप्लाई करते हैं, यहां पे रखिए s का मान 34। ठीक है, और 34 में से 17 घटाएं, पहली वाली भुजा 17, तो 17 घटाएं तो आ जाएगा 17, फिर 34 में से 26 घटाएं तो आ जाएगा 34 में से 26 घटाएं तो 8, फिर 34 में से 25 घटाएं तो 34 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, और ये बराबर इसी के रहेगा p गुणे 17 बाई 2। अब इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो अब देखिए 34 सॉल्व करना है तो 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा, पता चल गया। 34 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे 2, 34 के फैक्टर हो जाएंगे 17 गुणे 2, मैं करके दिखा देता हूं। 34 को हम लोग लिखेंगे 17 गुणे 2, और यहां पे एक 17 पहले से था, और 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2। ठीक है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 2, इस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 2। ठीक है, और ये 9 था। तो आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो एक देखिए 1 17 ये 1 17 ये 1 17 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, 9 का वर्गमूल 3 ये बाहर आ जाएगा, और 2 गुणे 2 से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा ऐसा कुछ, ये इसका वर्गमूल ये आ जाएगा बराबर p गुणे 17 बाई 2। ठीक है, आपको एग्जाम में इतना ही स्पेस मिलेगा, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब आप देखिए 17 से ये 17 कैंसिल आउट हो रहा है इधर। ठीक है, अब इसका फाइनल p का वैल्यू क्या आएगी, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, p की वैल्यू आ रही 24, और 24 मतलब सी पार्ट यहाँ पे आंसर दिया गया है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए सी पार्ट इसका कैसे आंसर आ रहा है 24, मैंने कर दिया, और प्रीवियस एक क्वेश्चन कर भी चुके थे तो आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 30, और आज अपने वीडियो में इतना ही हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 31 से करेंगे। ठीक है, आपने त्रिभुज पे 3 मतलब 2D में भी हम लोग त्रिभुज कर रहे थे, और 3 वीडियो मैंने आपको अभी तक करा दिए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट मैं देता जा रहा हूं, इतने ही सफिशिएंट है। और यही जितने भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं ये सारे आए हुए एग्जाम्स के ही सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है,
आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखने के बाद अच्छे से इसको जो भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स लग रहे हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू क्लास। खत्म।